कि आज जिस लेवल के ये सिस्टम को किराए पे या लीज पे देने की बात है, इनको खरीदने वाले ही 10-20 घराने हैं हिंदुस्तान के अंदर। जो स्वदेशी की बात करते हो, लोकल वाली बात है, वो यहीं पे जाके कंडम हो जाएगी। अब रेलवे स्टेशन की स्थिति ये है हेमंत भाई कि प्लेटफॉर्म के टिकट 50 रुपये। आप रुड़की से सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन का टिकट 9 या 10 रुपये है और प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये है। कोई नई चीज़, कोई नया डेवलपमेंट आप अगर निजी क्षेत्र से कराना चाहते हो, उसका सभी स्वागत करेंगे। लेकिन जो चीज़ें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लोगों ने बना के खड़ा किया है, उन बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को निजी हाथों में दे के सरकार अपनी ताकत को कम करने का काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। जहां एक तरफ विपक्ष सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, महंगाई को मुद्दा बना रहा है और सरकार के पुतले दहन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर खुलकर लिख रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। सुबोध यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पतंजलि योग समिति के पूर्व मंडल प्रभारी रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका। आपका हम लोग देख रहे हैं कि आप खुलकर लिख रहे हैं, भाई प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आप लिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी प्राइवेटाइजेशन तो अच्छी चीज़ है कि होना चाहिए, सरकारी नीतियाँ प्राइवेटाइज अगर होंगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो आपको क्यों लग रहा है कि ये गलत है? हेमंत भाई, कोई नई चीज़, कोई नया डेवलपमेंट आप अगर निजी क्षेत्र से कराना चाहते हो, उसका सभी स्वागत करेंगे। लेकिन जो चीज़ें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लोगों ने बना के खड़ा किया है, उन बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को निजी हाथों में दे के सरकार अपनी ताकत को कम करने का काम करती है। निजीकरण से आप आज वैश्विक जो व्यापार करने का जो तरीका है, उसमें आप जब किसी बाज़ार को खोल देते हैं, आपको कोई चीज़ बेचनी है, तो उसमें जो हमारी मुहिम है स्वदेशी, तो उसके ऊपर कुठाराघात होता है। उसके ऊपर कुठाराघात इस तरह से होता है कि जब कोई चीज़ ओपन टेंडर में है, तो उसमें एमएनसी कंपनियां, विदेशी निवेश का लालच आजकल सरकारों को बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस रिगार्डिंग मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि निजीकरण हमेशा देश की सरकारों की रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करती है, सरकारें चाहे जिसकी भी हों। जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के लोगों ने तैयार करा हुआ है अपने लिए, अपने सुविधाओं के लिए, उसको निजी क्षेत्र में देना, ये बहुत अच्छे संकेत भविष्य के, राष्ट्र के भविष्य के लिए मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छे संकेत हैं। अच्छा, आप ओपन मार्केट का जिक्र कर रहे हैं। भाई ओपन मार्केट तो अच्छा है, 1991 का जो लिबरलाइजेशन था डॉक्टर मनमोहन सिंह का था, तो उसमें ओपन मार्केट का जिक्र था कि भाई ओपन मार्केट हो तो अच्छा ही है, लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी लोगों की बढ़ेगी। तो उसमें दिक्कतें क्या है? मैं ज़रा उदाहरण सहित आप समझाएं। आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार कोई नई योजना लेके आए जिससे लोग रोजगार का सृजन हो, जिससे कोई नए डेवलपमेंट हो, उसको निजी क्षेत्र के माध्यम से यदि सरकार करना चाहती है तो वो स्वागत योग्य रहेगा। लेकिन जो चीज़ आज रेलवे स्टेशन और हमारे एयरपोर्ट्स, जो अब रेलवे स्टेशन की स्थिति ये है हेमंत भाई कि प्लेटफॉर्म के टिकट 50 रुपये। आप रुड़की से सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन का टिकट 9 या 10 रुपये है और प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये है। और कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि 150 रुपये भी प्लेटफॉर्म पे जाने के टिकट्स हैं। तो निजी क्षेत्र में आप अभी अडानी जी की अभी आपने एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि सेब के क्षेत्र में जो वहाँ के किसान हैं हिमाचल के, उनको उन्होंने एक आकस्मिक झटका दिया, 16 रुपये किलो उन्होंने एकदम से रेट कम कर दिए सेब के। तो अब इसमें सरकार का हस्तक्षेप तो ख़त्म है। तो निजी क्षेत्र में चीज़ों को जाने से सरकार के नियंत्रण कमज़ोर पड़ते हैं। सरकार को अपने नागरिकों को के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस सरकार के प्रति होना चाहिए, वो कम होता है। और हमारी जो आर्थिकी है, वो निजी क्षेत्र में जाना, देश की आर्थिकी, वो बहुत अच्छे संकेत। निजी क्षेत्रों में तो सरकार पहले से भी काम करती रही है, जितने भी पहले भी सरकारें रही हैं, ट्रिपल पी मॉडल पे बहुत सारी सड़कें आज तक बनती रही हैं। और परसेंटेज को लेकर कि 49% होना चाहिए, क्योंकि जो ये सरकार थी वो भी विरोध कर रही थी, लेकिन अभी बढ़ावा दे रही है।
और जो आप उसकी बात कर रहे हैं कि भाई निजी हाथों में दे देना, तो वो तो अपने ही देश के लोग हैं, तो क्या दिक्कत है उसमें? देश के नहीं, खुले बाजार में ये कैसे तय करोगे कि अपने ही देश के लोग इस काम को करेंगे? खुले बाजार में ये कैसे तय होगा? कुछ कुछ लोगों के बारे में मैं क्या, भाई साहब, स्थिति ये है हेमंत जी, अब मैं और थोड़ा सा कठोर शब्दों में आपको बताता हूँ कि आज जिस लेवल के ये सिस्टम को किराए पे या लीज पे देने की बात है, इनको खरीदने वाले ही 10-20 घराने हैं हिंदुस्तान के अंदर। जो स्वदेशी की बात करते हो, लोकल वाली बात है, वो यहीं पे जाके कंडम हो जाएगी। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में बीट डालना, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बोली के ऊपर खड़े होने के लिए पूरे हिंदुस्तान में 20 परिवार निकल के आएंगे भाई साहब। उसमें भी कुछ अलग अलग क्षेत्र के हैं, तो वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे या नहीं देंगे वो अलग विषय है। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत बढ़िया अभी हो रही हैं, जैसे योजना हेरिटेज योजना जो आई थी भाई, जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको मेंटेन कंपनियों को दिया गया, भाई कंपनियां मेंटेन करें, तो कुछ कुछ चीज़ तो अच्छी है ना, BBB मॉडल भी बहुत बढ़िया है। तो दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं आप ये बताइए, और सोल्यूशन क्या इसका हो सकता है? जो आप हेरिटेज वाला मामला मेंटेनेंस के लिए आप कह रहे हो ना, आप मुझे ये बताइए भाई साहब, अभी भारत सरकार ने कोई भी हेरिटेज पॉइंट अगर लीज पे दिया है मेंटेनेंस के लिए, वहाँ पे लोगों के जाने की जो शुल्क है उस पे क्या भारत सरकार ने नियंत्रण रखा? आप इस बात का भी तो जवाब मिलना चाहिए ना कि यदि एक छात्र किसी हेरिटेज पॉइंट पे विजिट के लिए जाता है, उसके लिए क्या सुविधाएं हैं, वो चीज़ें जब सरकार के नियंत्रण में थी तो वो सब इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए इन शुल्कों को वसूल करते थे। परंतु निजीकरण में इन चीज़ों की जो अहमियत है वो उनको लाभ के लिए कार्य करना होता है। सरकारें लाभ के लिए कार्य नहीं करती। सरकार का काम राष्ट्र को मजबूत बना के रोजगार भी तो पैदा हो रहा है। रोजगार, फिर वही बात, रोजगार के सृजन करने के नए नए अवसर पैदा करने चाहिए। जो ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से सरकार क्या है वो उसको अपने कब्जे में रखना चाहिए। आप ये मेरी बात, मोटी मोटी बात ये है कि यदि भारत सरकार के पास रेलवे स्टेशन अपना है या एक रेलवे स्टेशन निजी हाथ में है, तो आप मुझे बताइए कि आम आदमी की जो यूज़ करने की कैपेसिटी है सरकारी सिस्टम में ज़्यादा रहती है या निजी सिस्टम में? जो हमारे भारत का जो लोगों का रहन सहन का तरीका है, लोगों की आय का मामला है, उन सब चीज़ों को जब एनालाइज हम करेंगे ना, तो अभी उस स्थिति में भारत नहीं है कि जो हमारा भारत देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निजी हाथों में देके और भारत के लोगों पे बोझ बढ़ाया जाए। उस स्थिति में अभी बहुत सारे ऐसे, हम लोग अगर दिल्ली मेट्रो के एग्जांपल हैं तो वो उसमें भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो उसको आप कैसे देखते हैं फिर? तो अब ये बात ये समझो कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो हुआ है और वो एक नई परिकल्पना लेकर के आए थे। मेट्रो जो थी वो नई परिकल्पना थी सरकार की। ऐसा कोई प्रयोग पहले तो कभी नहीं हुआ था। तो वो उन्होंने एक नया डेवलपमेंट करके लोगों को सुविधा दी। उसमें लोगों को एक दिमाग में ये तय था कि भाई अब ये निजी क्षेत्र में है तो हमें उसी तरीके से इसमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। लेकिन आज आप ये बताओ कि जिस ट्रेन का किराया आज 10 रुपये है मान लिया, तो उसका अचानक 100 रुपये कैसे निर्वहन करेगा व्यक्ति? समस्याएं इस तरह की आएंगी ना भाई साहब। अब मैंने उदाहरण आपको दिया, अभी आपको अडानी ग्रुप ने हिमाचल में किसानों के साथ जो किया है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल सर, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर आप जो जिक्र कर रहे हैं भाई, प्राइवेटाइजेशन भी है, डिसइन्वेस्टमेंट भी है, तो सॉल्यूशन क्या इसका हो सकता है? आपने कभी इस पर विचार किया ताकि लोग समझे भाई कि अगर लिख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और किन किन क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि बहुत अलग अलग सेगमेंट्स है, FDIs है, डिसइन्वेस्टमेंट्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो भी है, तो इसको अलग अलग एक बार अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को तो प्लीज़ अच्छा होगा। मेरा अभी हेमंत जी केवल इतना कहना है कि जो भारत के अपने संसाधन बने हुए हैं उनको लीज पे या किराए पे देने के बदले उनको कुछ नई ऐसी योजनाएं तय करनी चाहिए जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें, नौजवान जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनको काम करने का अवसर मिले, उनकी प्रतिभाओं का इस्तेमाल हो सके। आज आप मोटे मोटे तौर पे देखते हैं कि हमारे यहाँ से हायर एजुकेट होके बच्चा इंडिया में रहना नहीं चाह रहा। कारण क्या है? उसका कारण यही है ना कि ये सरकार के प्रति अविश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर एक छात्र अपना पूरा जीवन
24-25 साल तक भारत में रह के स्टडी करेगा, अपने आप को तैयार करेगा, अब उसकी प्रतिभा का इस्तेमाल दूसरा देश करेगा। तो आपको ऐसी योजनाएं हमें तय करनी पड़ेंगी कि उन प्रतिभाओं को भारत में रोक लिया जाए, उनको हम इतनी साधन सुविधाएं मुहैया कराएं कि जिससे कि राष्ट्र मजबूत हो और हमारी जो मैन पावर है वो भारत के ही काम आए। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग हो बेसिकली। हमें प्रशासनिक क्षमताएं अपनी मजबूत करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ये बात कह के कि भाई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता। आप देखो ये सब चीज़ें जब मुखर रूप से लोगों ने सामने रखी तो उस समय कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, तो लोगों ने जब इस चीज़ को एनालाइज करा तो आपको सामने आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति स्पष्ट है, कहाँ खड़ी है पार्टी। तो लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए 49% वो था एफडीआई 49% लेके जा रहे थे। आप उनकी योजना थी ना ऐसी, लेकिन लोगों ने क्या किया उनकी योजना को, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया ना उनको, इसलिए उनको उनके साथ राजनीतिक रूप से आज स्थिति क्या है उनकी। तो लोगों को परेशानी में डालने की बजाय लोगों को मजबूत, नागरिकों को मजबूत करने की बात हो। आप चिकित्सा के क्षेत्र में अपने भारत की आप जब एनालाइज करेंगे तो आप कहाँ खड़े हैं, आप एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन के क्षेत्र में आप कहाँ खड़े हैं। आप निजीकरण में यदि स्कूल को डालना चाहते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति लोगों की जो आय है उसको बढ़ाने की भी बात को सोचना पड़ेगा सरकारों को। केवल एक तरफ बोझ डालने से ही बात बनने वाली नहीं है। जिस देश का नागरिक मजबूत होगा उस देश की सरकारें स्वतः मजबूत रहती हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे सुबोध यादव जी, प्राइवेटाइजेशन को लेकर मुखर हैं, साफ तौर पर कहा भाई ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है उनको लीज पर ना दिया जाए और उनका ध्यान रखा जाए और प्रशासनिक जो हमारी संस्थाएं हैं उनको मजबूत करने का काम किया जाए। और ओपन मार्केट का भी जिक्र किया, डिसइन्वेस्टमेंट का जिक्र, एफडीआई का जिक्र। आप क्या सोचते हैं, आप किस तरीके से इसको एनालाइज करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या सोचते हैं आप इस बारे में। और हम लोग ऐसे ही मुद्दों पर जो सरकार से जुड़े हुए हैं चर्चा करते रहेंगे और लोगों के साथ भी। बने रहिए द न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरे पर हमारे साथी शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।